तो अब हॉबिन ने पाको का काफी बुरा हाल कर दिया है, जिसके बाद उसे पता चला है कि स्योंगजुन ने उसकी माँ से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, जिस वजह से वो सीधा स्योंगजुन के पास पहुंच गया है। तो क्या अब हॉबिन सीधा स्योंगजुन के साथ भिड़ जाएगा या फिर वो इसके अंदर अपनी कंपनी को भी इंक्लूड करेगा? तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तब यहाँ स्योंगजुन हॉबिन को देखकर काफी खुश होता है। तो हॉबिन, क्या कुछ हो गया? तो आखिरकार तुम्हें हमारी न्यू रिक्रूट कैसी लगी? वो काफी कमाल की है ना, और ऊपर से तो उसे देखने वाले भी बहुत सारे हैं। माफ कर देना, पर तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि तुम्हारा फेस तो बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह है। तो हॉबिन को ये सुन के और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो स्योंगजुन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है। पर तभी स्योंगजुन का एक साथी जीसू आकर हॉबिन को नीचे गिरा देता है और उसकी टांग को ग्रैब कर लेता है। बिल्कुल भी हिलने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम जिंदगी भर के लिए चल नहीं पाओगे। तो हॉबिन अभी भी हिल रहा होता है, जिस वजह से जीसू अपनी पकड़ को मजबूत कर लेता है और हॉबिन दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और इस वजह से उसके अंदर डर बैठ जाता है और उसका गुस्सा शांत हो जाता है। और हम देखते हैं जीसू ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है वो जुजुत्सु की मार्शल आर्ट टेक्निक होती है। तो हॉबिन जीसू को उसे छोड़ने के लिए कह रहा होता है, पर जीसू को तो इसमें मजा आने लग गया होता है। इतना दर्द सहने के बाद मेरा गुस्सा हवा हो गया और मैंने तो लड़ने के बारे में भी सोचना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि मैं उसके सामने नहीं टिक सकता। उसे जैसे मेरी टांग को पकड़ के मेरी एंकल को ट्विस्ट किया था, मुझे तभी एहसास हो गया था कि जब ये किसी को पकड़ लेता है तो वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। हॉबिन, ऐसा पहली बार हो रहा है जब मैं ये देख रहा हूँ कि तुम लड़ना नहीं चाहते। तुम वायरल हिट हो तो तुम ऐसे नहीं डर सकते। क्या ये जुजुत्सु के साथ तुम्हारा पहला एनकाउंटर है? मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना ज्यादा डर जाओगे। तो चलो, अब तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम इतने शौक के अंदर मुझसे बात तो नहीं कर पाओगे। वैसे तुम यहाँ पर इसी वजह से आए थे ना? ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो तुम्हारी मॉम ने साइन किया है, जिस वजह से वो अब एक्सजे कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। वो मेरे लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, क्योंकि उसने पहली स्ट्रीम में ही 50,000 व्यूअर्स को इकट्ठा कर लिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं 5 सालों के लिए इस आउटस्टैंडिंग स्ट्रीमर के साथ काम कर सकता हूँ, और उसके लिए मुझे सिर्फ हर मंथ $2,700 ही देने पड़ेंगे। तब हमें पता चलता है कि अगर हॉबिन की मॉम उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेंगी तो उन्हें स्योंगजुन को $2,70,000 देने पड़ेंगे, जिस वजह से हम देखते हैं हॉबिन बहुत ज्यादा घबरा चुका होता है। तो हॉबिन, क्या चाहते हो तुम? मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दूं? प्लीज ऐसा कर दो। वैसे इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का एक और तरीका है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम उसके लिए रेडी होगे, क्योंकि पैसों के मामले में तुम बहुत ज्यादा लालची हो। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम इस डिसीजन को ले पाओगे। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तो प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दो। मैं तुम्हारे आगे इस चीज के लिए भीख मांगता हूँ। हॉबिन, अगर तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना है तो तुम्हें मेरी कंपनी को वो सब कुछ देना होगा जो तुम्हारी कंपनी ऑन करती है, और उसके बाद मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दूंगा। ये काफी अच्छी डील है ना? तो थोड़ी देर बाद हॉबिन घर चले जाता है और अपने सिर को दीवार में पटकने लगता है, क्योंकि वो उस बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ पाया होता जिसने उसकी माँ की बेइज्जती की होती है, और ऊपर से उसने उसके सामने अपना सिर भी झुकाया होता है, जिस वजह से हॉबिन पूरी तरह से टूट गया होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। तो हॉबिन ये सारी बात अपनी टीम को भी बताता है। आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम्हें नहीं पता कि क्या करना है? ये बिल्कुल सिंपल है, हमें वो करना ही होगा जो स्योंगजुन चाहता है, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो क्या इस समझता हूँ आज से एक्सजे कंपनी के अंडर काम करना पड़ेगा, पर मैं उस घटिया आदमी के अंडर काम नहीं करना चाहती। तो क्या तुम ये कह रही हो कि हमें स्योंगजुन की बात नहीं माननी चाहिए? तो फिर तुम ही बताओ, आखिरकार हम हॉबिन की मॉम की कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या करें? क्या तुम्हें उनके बारे में बुरा फील नहीं हो रहा है? मेरे वर्ड्स को ट्विस्ट करना बंद करो। मेरे कहने का मतलब तो ये था कि हमें और ऑप्शंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। तब वो और स्नैपर आपस में बहस करना स्टार्ट कर देते हैं, पर उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता, जिस वजह से हॉबिन उन लोगों से कमजोर होने के लिए माफी मांगने लगता है और उन्हें बताता है कि ये उसी की गलती है कि वो कुछ भी संभाल नहीं पाया है, जिस वजह से उसने डिसाइड कर लिया है कि अब वो यूट्यूब छोड़ देगा, जिसे सुनकर स्नैपर हैरान हो जाता है। स्योंगजुन असल में मुझे यूट्यूब से क्विट करवाना चाहता है, और अगर मैंने ऐसा किया तो वो तुम्हारे पीछे भी नहीं आएगा, जिस वजह से तुम लोगों को भी एक्सजे कंपनी के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। हॉबिन यू कंपनी खत्म हो जाएगी, और चाहे मैं जितना मर्जी सोच लूं तो तुम लोगों को बचाने का इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है, जिस वजह से मुझे स्ट्रीमिंग को क्विट करना ही
पड़ेगा। तब तायहॉन हॉबिन के मुंह पर एक ऑब्जेक्ट मारता है। तो क्या तुम अब मुझे इन सभी चीजों में घसीटने के बाद भागने की बात कर रहे हो? तो बताओ, अगर हम खेल ही पलट देंगे तो क्या तुम खड़े होकर दोबारा से उससे लड़ोगे जैसा तुम हमेशा करते हो? तब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉबिन बहुत ही ज्यादा बेसब्री से जुजुत्सु फाइटर के साथ लड़ने के लिए सैम डक की कोई वीडियो ढूंढ रहा होता है और आखिरकार उसे वो वीडियो मिल भी जाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। तब हम यहाँ पर देखते हैं तायहॉन और रूमी ने गेम को पलटने के लिए चान की गर्लफ्रेंड से बात की होती है और वो उसे अपने साथ वहाँ पर लाए होते हैं। तब हम यहाँ पर कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर चान और उसके दोस्त नदी किनारे स्मोकिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो अपने काम और गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा होता है और साथ ही साथ अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर गुस्सा निकाल रहा होता है। तब चान वहाँ से जाने लगता है और तभी वहाँ पर तायहॉन आ जाता है जो कि उसे पूछने लगता है कि क्या वो अभी भी लोगों को पैसों के लिए मारता है, और चान के कुछ बोलने से पहले ही उसे थप्पड़ मारना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि योनू के फादर के ऊपर उसी ने हमला किया था, जिसके बारे में वो चान से पूछने लगता है। और चान ऐसे नाटक कर रहा होता है जैसे कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है। आखिरकार ये क्या कह रहे हैं और आखिरकार इसे इस बारे में कैसे पता चला? क्या इसके पास कोई प्रूफ है? पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ पर अभी तक पुलिस आ चुकी होती, जिसका मतलब ये बस गैस कर रहा है। तायहॉन, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? मैं अब बहुत ज्यादा शरीफ हो गया हूँ। तुमने कहा ना कि वो एक हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि उस जैसे पर्सन के ऊपर हमला करूंगा? मुझे पूरा यकीन है कि इसके पास मेरे खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, पर आखिरकार ये मुझसे ये सारे सवाल कर क्यों रहा है? लगता है ये बस अपना हाथ साफ करने आया है, जिस वजह से मैं इससे थोड़ी मार खा लेता हूँ। तो तायहॉन को यकीन हो जाता है कि चांद सुधर चुका है और वो उससे उसका हालचाल पूछने लगता है, जिसे सुनकर चांद भी हैरान हो जाता है। तब तायहॉन चांद की जैकेट छीन लेता है और उससे एड्रेस पूछने लगता है ताकि वो किसी टाइम एक साथ घूम सके, पर चांद पूरी तरह कंफ्यूज हुआ होता है, जिस वजह से वो वहाँ से जाने की बातें करने लगता है और तायहॉन उसे लात मार के वहाँ से जाने से मना कर देता है, क्योंकि असल में चांद के घर रूमी गई होती है ताकि वो उसकी गर्लफ्रेंड से बात कर सके, और यहाँ रूमी चांद की गर्लफ्रेंड को सिंपैथी दे रही होती है। वो सच में बहुत बुरा है, उसे तो मुझसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि उसे नहीं पता कि मेरे पास उसके खिलाफ कितने सबूत हैं। मेरे पास वो वीडियोस है जिसमें वो मुझे मार रहा है, तो इसलिए उसे एहसास ही नहीं है कि उसके साथ क्या क्या हो सकता है। तब रूमी चांद की गर्लफ्रेंड को गले लगा लेती है और उसके साथ चांद की बुराई करने लगती है, जिस वजह से चांद की गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपने साथ हुई नाइंसाफी के बारे में रूमी को बताने लगती है। पर रूमी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसने तो बस ये जानना होता है कि योनू के फादर के ऊपर चांद ने किसके कहने पर हमला किया था, जिस वजह से वो चांद की गर्लफ्रेंड से इसके बारे में पूछने लगती है, पर चांद की गर्लफ्रेंड कुछ भी बताने से मना कर देती है। चलो मियनजोंग, अगर तुम इसके बारे में बात करना चाहती हो और इससे दूर होना चाहती हो तो यही सही मौका है। इस अटैक की खबरें न्यूज में आ रही हैं क्योंकि चांद ने एक हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर हमला किया है। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि पुलिस तुम लोगों को नहीं पकड़ पाएगी? तो इसलिए मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। और वैसे भी क्या तुम उस बुरे इंसान के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद करना चाहती हो? तो रूमी की इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग की वजह से चांद की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि ये सब कुछ चांद ने सेओंगजुन के कहने पर किया है, जिसे रूमी रिकॉर्ड कर लेती है और हॉबिन उस रिकॉर्डिंग को योनू को सुना देता है। इस रिकॉर्डिंग में कल्प्रिट की एक साथी ने हमें सब कुछ बताया है और इसे रिकॉर्ड करने की हमने उससे परमिशन भी ली है, और ऊपर से उसने ये भी कहा है कि वो विटनेस के तौर पर हमारा साथ भी देगी। तो इसलिए हम यहाँ पर तुमसे मिलने आए हैं क्योंकि तुम्हारे लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब ये तुम पर निर्भर करता है कि आखिरकार तुम इसका क्या करना चाहते हो। तो योनू इसके बारे में पुलिस को बताने का डिसाइड करता है, जिस वजह से वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसके फादर उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि वो इस बारे में पुलिस को नहीं बता सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करना चाहता है तो उसे पिछले रिकॉर्ड्स को मिटाना पड़ेगा, जिससे कि योनू को एहसास हो जाता है कि सेओंगजुन को ये पहले से अंदाजा था कि योनू के फादर कभी भी सेओंगजुन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाएंगे, जिस वजह से योनू के पास कोई चारा नहीं बचता और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। चिंता मत करो योनू, मैं तुम्हारी जगह सेओंगजुन से लड़ाई करूंगा, तो क्या तुम मुझे इसे हैंडल करने दोगे? तब हम देखते हैं हॉबिन सेओंगजुन के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है, जहां पर सेओंगजुन अपने साथियों के साथ होता है और वो हॉबिन से वहां आने का कारण पूछने लगता है। तो हॉबिन बड़े अजीब तरीके से स्माइल करने लगता है, जिस वजह से सेओंगजुन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हॉबिन करना क्या चाह रहा है। और जैसे ही हॉबिन उसे बताता है कि हॉबिन को पता लग गया है कि सेओंगजुन के कहने पर ही योनू के फादर के ऊपर हमला हुआ था, तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर वो ऐसे दिखाता है जैसे कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है और हॉबिन को उसकी माँ के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद दिलाने लगता है। सुनो सेओंगजुन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? ये उस लड़की का कन्फेशन है जो कि उस लड़के की गर्लफ्रेंड है जिसे तुमने योनू के फादर पर हमला करने के लिए हायर किया था, और अब वो चांद से बदला लेना चाहती है, जिस वजह से वो हमारे साथ मिल गई है और उसने हमारे साथ अपनी
अपनी प्राइवेट लाइफ शेयर की है, तो क्या तुम्हें सच में लगा कि सबकी प्राइवेट लाइफ तुम्हारी तरह बिल्कुल साफ होगी? सेयोंगजुन, तुम यही चाहते हो ना कि मैं इस एविडेंस को ठिकाने लगा दूं? तो सेयोंगजुन को उस रिकॉर्डिंग को सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और यहाँ पर हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर स्नैपर को हॉबिन का सेयोंगजुन के पास जाने का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया होता, क्योंकि अगर वो इस तरह सेयोंगजुन को ब्लैकमेल करेगा तो उसकी मॉम को खतरा हो सकता है। चिंता मत करो स्नैपर, मैं उसे ब्लैकमेल नहीं करूंगा, बल्कि मैं उसके साथ बेट लगाऊंगा। तो स्नैपर, सच सच बताना, क्या तुम्हें सेयोंगजुन के 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए? क्योंकि अब हम उन्हें चैलेंज करने वाले हैं और उनसे उनके सब्सक्राइबर्स को छीनने वाले हैं। तो यहाँ सेयोंगजुन हॉबिन को समझा रहा होता है कि अगर वो उसकी सच्चाई बाहर लाएगा तो उसकी मॉम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और हॉबिन भी उसे समझाता है कि अगर वो उसकी मॉम की जिंदगी को बर्बाद करेगा तो वो उसकी जिंदगी को भी बर्बाद कर देगा। सेयोंगजुन, चलो एक बेट लगाते हैं, और अगर तुम इसमें जीत गए तो मैं तुम्हें ये एविडेंस दे दूंगा, पर अगर मैं जीत गया तो तुम मेरी मॉम का कॉन्ट्रैक्ट मुझे वापस दे दोगे। चलो फिर अब स्कोर्स को सेटल करते हैं और देखते हैं कि तुम्हारी कंपनी और मेरी कंपनी में से कौन जीतता है। और इसी के साथ ये सीजन हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला सीजन कैसा लगा, और मैं देख रहा था कि काफी सारे लोगों को ये सीरीज काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो अगर आप चाहते हो कि हम जल्द से जल्द इसका अगला पार्ट भी स्टार्ट कर दे तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके उस पार्ट को देख सकते हैं।